कल कल हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन देखा था और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखा था। उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट देखा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का बात। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताया था कि एटीपी यूज होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी का खर्च नहीं होता, एटीपी यूज नहीं होता है। उसी में एक बात हम लोगों का अभी हम लोग को यहाँ पर देखना था, वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, जो कि हम यहाँ पर फिगर में आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस के रूप में। पहले हम थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं, फिर से आपका स्लाइड पे आएंगे। ठीक है, पहले हम बोर्ड पे आ जाते हैं और उसको समझा देते हैं, तब बोर्ड से फिर स्लाइड पे। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। बल्क बल्क मतलब काफी ज्यादा मात्रा में, है ना। बल्क ट्रांसपोर्ट में काफी मात्रा में सब्सटेंस जैसे कि सॉलिड फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे ही कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी लगता है, अर्थात एक प्रकार का ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है उसमें कई एग्जांपल्स है, जिसमें दो एग्जांपल्स प्रमुख है, एक फैगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। फैगो शब्द जब जहां भी आएगा तो इसका मतलब होता है ईटिंग, ईटिंग खाना, और साइटोसिस मतलब इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में खाना मतलब कि अंदर लेना, किसी भी सेल के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन से होकर कोई सॉलिड पदार्थ को या लिपिड ड्रॉपलेट्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स को जब वो ज्यादा मात्रा में अंदर लेगा या बाहर निकालेगा तो इसको बल्क ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे। और इसमें अगर वो सॉलिड लेगा तो उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ईटिंग मतलब होता है सॉलिड के लिए, फॉर सॉलिड सामान्यतः। तो यहां पर सॉलिड मैटर को जब वो लेगा तो फैगोसाइटोसिस होगा। और पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस होगा, पिनो मतलब होता है लिक्विड के लिए आता है ये। तो अगर वो लिक्विड को लेगा जैसे वाटर वगैरह को लेगा तब इसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस। अब ये जो फैगोसाइटोसिस है मतलब खाना है, तो उसमें भी हम कुछ एक शब्द देखेंगे, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, है ना, लेना या निकालना। तो खाने को कहेंगे, सेल के अंदर बड़ी मात्रा में कोई पदार्थों को लेना, ये कहलाता है फैगोसाइटोसिस। सेल के अंदर जो है ना वो आपका लिक्विड मटेरियल्स को लेना, वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस पे। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब आउटसाइड, आउटसाइड, और इंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। मतलब अगर जो है ना सेल से बाहर निकाला जाएगा तब कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस, और सेल के अंदर लिया जाएगा तब कहा जाएगा क्या, इंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर लेने को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। अर्थात इंडोसाइटोसिस जो है उसी का ये दोनों टाइप है, पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। ये टाइप्स हैं किसके, इंडोसाइटोसिस के। टाइप्स है इंडोसाइटोसिस का। इंडोसाइटोसिस को मतलब लेने को हम दो भाग में बांट सकते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड लेना और फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड को लेना सेल के अंदर। अब हम आते हैं स्लाइड पे और स्लाइड को दिखाते। इस स्लाइड में देखिए, आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक सेल है और उसका सेल मेम्ब्रेन ये ब्लू से आपको मेम्ब्रेन जैसा दिखाई दे रहा होगा। देखो यहां पर कोई फूड पार्टिकल्स आया या कोई भी पार्टिकल्स आया जो लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है, बड़ा है, वो आराम से उसके पोर के थ्रू पार नहीं हो सकता, सेल मेम्ब्रेन के जो आपका इसमें जो चैनल्स होते हैं उसके थ्रू पार नहीं हो सकता और ज्यादा है। तब क्या करता है सेल मेम्ब्रेन,
वो अपने आप में अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन शुरू कर देता है जहां पर वो पार्टिकल्स उसके पास आए हैं। तो यहीं पर इन्वेजिनेशन शुरू हुआ है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखा रहे हैं। अब इन्वेजिनेशन होने से अंदर की तरफ क्या हो गया, एक थैलीनुमा रचना बन गया, और इस थैलीनुमा रचना को हम वेसिकल कहते हैं। अब ये वेसिकल धीरे से फिर अंततः सेपरेट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से और चला जाएगा अंदर में, जिसको कहेंगे इंडोसाइटोटिक वेसिकल, इंडोसाइटोटिक वेसिकल। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस। चूंकि इसमें हम लोग सॉलिड लिए हैं तो ये क्या कहा जा सकता है, फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड लेते तब इसको क्या बोलते, पिनोसाइटोसिस। अब ये जो वेसिकल्स है, अब उसका जो यूज करना है सेल कर सकता है, या तो इसका डाइजेशन कर सकता है, या मान लीजिए बैक्टीरिया वगैरह आ गया है तो उसको आपको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा और अंततः फिर बाहर निकाल देगा। अब ये तो अपना अंदर में होगा, जो भी होना होगा उसके बाद बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस का भी एक एग्जाम्पल है। देखो आपके जो सेल है उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है यूकैरियोट्स में, जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। इसे खोजा गया था गोल्जी साहब के द्वारा। इसमें जो धसा हुआ हिस्सा होता है, वो हिस्सा जो है कॉन्केव जिसको बोलते हैं, उस हिस्से से क्या होता है, कुछ वेसिकल्स जो है ना वो बाहर निकलता है, जिसमें मटेरियल्स भरा होता है। देखो इसमें मटेरियल्स भरा हुआ है। ये मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, स्टेरॉयड हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं सिक्रीशन के रूप में, है ना। तो कोई भी मटेरियल्स इसके अंदर भरा हुआ हो सकता है, और इस वेसिकल को बोलेंगे एक्सोसाइटोटिक वेसिकल। एक्सो मतलब बाहर ले जाने वाला, है ना, बाहर ले जाने वाला वेसिकल, और इंडो मतलब अंदर ले जाने वाला थैला या थैली। तो ये जो थैली है जो कि टूटा है, कहां से निकला है, कहां से, गोल्जी बॉडी से मटेरियल्स को लेगा और लेकर अंततः सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन पे कहीं भी जाकर वो क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। अंततः सेल मेम्ब्रेन और वो जो वेसिकल है उसका मेम्ब्रेन दोनों आपका उस जगह पर ब्रेक डाउन हो जाएगा जहां पर दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और अंततः सारा का सारा मटेरियल्स जो उस वेसिकल में था वो बाहर निकाल दिया जाएगा। इस घटना को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस जो गया है अंदर में पदार्थ, उसका भी हो सकता है, उसका भी आपका हो सकता है यहाँ पर प्रोसेसिंग के द्वारा वो बाहर आ सकता है, या कोई और भी मटेरियल जो इस सेल को निकालना है, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन है, लिपिड है, प्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन्स है, जो भी मटेरियल्स इसको निकालना होगा उसका भी ये एक्सोसाइटोसिस कर सकता है। ये आपको यहाँ पर क्या बताए, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस बताए, जिसमें आपको फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस को बता रहे थे, और ये एक प्रकार का बल्क ट्रांसपोर्ट था। अभी जो हम लोग सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन देखे, बल्क ट्रांसपोर्ट, उसके अलावे भी कुछ और फंक्शन है। कल भी कुछ और फंक्शन हम लोगों ने देखा था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, उससे क्या हो रहा था, मटेरियल्स का आदान प्रदान हो रहा था, और डिफ्यूजन के रूप में। हाँ, हम यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर से आपको डिटेल से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और इम्बिबिशन बताएंगे, लेकिन वो आगे की क्लास में देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर उतना छोड़ देते हैं जितना जान गए। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम 3 एक्टिविटी दिखाएंगे, 3 से 4 एक्टिविटी आपको दिखाएंगे एक सेल मेम्ब्रेन कैसे करता है। पहला है सिग्नल का, बाहर में जो भी सिग्नल्स आता है सेल के, सिग्नल मतलब कोई सूचना, वो किसी न किसी सिग्नल मॉलिक्यूल्स के थ्रू आता है। वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो आकर रिसेप्टर, आपका जो ये सेल मेम्ब्रेन है उसके रिसेप्टर प्रोटीन पर चिपकता है। आपको याद होगा कल आपको बताए थे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन पर। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उसी में कुछ रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं उन पर आकर उनका जो पार्टिकुलर सिग्नल्स है वो आकर चिपक जाता है। तो सबसे पहला क्या लिखे हैं कि बाइंडिंग ऑफ सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स टू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स। अब उन पर बाइंड होने के बाद वो क्या होता है, उनमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज, है ना। जैसे ही इस पर चिपकेगा तो क्या होगा, वो जो प्रोटीन है उसके संरचना में कुछ परिवर्तन हो जाता है। हाँ, जैसे लंबाई बढ़ जाएगी, या उसका जो है ना वो आपका एक्टिव साइट जो है ना वो खुल जाता है। तो जैसे ही एक्टिव साइट खुलता है, वो जो साइटोप्लाज्म है
उसमें आपका ढेर सारे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो घूमते रहते हैं, उसमें एक क्या बोलते हैं, एक कैस्केड इफेक्ट शुरू हो जाता है। कैस्केड का मतलब होता है कंसिक्यूटिव, इसके बाद वो, इसके बाद वो, उसके बाद वो, ऐसे जो है ना इंट्रासेलुलर इफेक्ट शुरू हो जाता है। और उसमें से कुछ एक जो है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आकर इस पर चिपक जाता है, किस पे, जिस पे सिग्नल चिपका हुआ था, रिसेप्टर प्रोटीन पे जो सिग्नल चिपका हुआ था उस पे चिपक जाता है। और वो चिपकने के बाद क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और अंदर में एक रिएक्शन शुरू हो जाता है, कैस्केड रिएक्शन, मतलब एक कंसेक्यूटिव रिएक्शन शुरू हो जाता है। जिस तरह से हम एक साइकिल को गिरा दें, अगर ढेर सारा साइकिल रो में खड़ा हो और एक साइकिल को गिरा दें, या ढेर सारा ईंट एक रो में खड़ा हो और एक ईंट को गिराते हैं, तो सारी ईंटें एक के बाद एक गिरने लगती हैं, सारी साइकिलें एक के बाद एक गिरने लगती हैं। वही कुछ आपका रिएक्शन यहाँ शुरू हो जाएगा, चूंकि इसमें जो परिवर्तन हुआ था उसका परिवर्तन जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं, सामान्यतः वो आपका प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें शुरू हो जाता है। और उनसे जो है ना एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे प्रभावित होकर यहाँ पर जो है ना सिग्नल का सूचना पहुंच जाता है, अंदर में जो होना है वो हो जाएगा। अब दूसरा आते हैं, दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी होता है, जो कि एनर्जी सोर्स से आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी सोर्स से आता है, जैसे आप अब पढ़े थे कि ग्लूकोज टूटा तो उसका भी कुछ एनर्जी आएगा। और ये आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर ऐसा होता है समांतर, है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी सोर्स से जो एनर्जी आया, उस एनर्जी को कुछ रिसेप्टर जो है ना प्रोटीन, वो क्या करता है, रिसीव करता है। अब रिसेप्टर प्रोटीन क्या होगा, देखो यहाँ पर लाल से लिखे, मतलब कि वो एनर्जी समझ लो आप। हाँ, वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको गर्म किया एक तरह से, तो रियली में यहाँ गर्म नहीं होता है, बल्कि एनर्जी आया तो उसमें क्या होता है, इस प्रोटीन में चेंज होगा। अब वो जो एनर्जी यहाँ आया था, बाहरी सरफेस पर आया था एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी सोर्स से, वो आपका इंट्रा सेलुलर जो आपका इन्वायरमेंट है उस सरफेस की तरफ आ जाएगा, इसमें, इस प्रोटीन पे। अब ये देखो, ये एनर्जी जो है ना पूरे के पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर फैल गया है। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इस एनर्जी को जैसे ही रखता है, तो एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, अकार्बनिक फॉस्फेट जो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वो इसके पास चले आते हैं और आकर आपस में जुड़ जाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कौन, एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट देखिए यहाँ पर है, और ये क्या हो गया आपका, वो जुड़ गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसमें। तो अब क्या बन जाएगा, एडीपी के जगह पर अब यहाँ पर एटीपी बन गया, एटीपी। तो एटीपी ऐसे ही बनता है, एनर्जी जो है ना रियली में आ जाता है कहाँ पर, प्रोटीन के सरफेस पे, और वो प्रोटीन सरफेस जो है ना वो क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है एडीपी से को किसके साथ जोड़कर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ने में मदद करता है, उस एनर्जी को उस पर ट्रांसफर कर देता है और अपना एनर्जी उस पर डाल देता है। तो ये दूसरा इसमें हो गया कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल अदा करता है, कौन, मेम्ब्रेन। पहला यहाँ पर जो है ना अगला फंक्शन में क्या बताते हैं कि सिग्नल का काम है, सिग्नल जो है ना वो आपका गेन करता है, देता है अंदर। दूसरा आपको बता रहे हैं कि ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी सोर्स से एनर्जी को जो है ना सेलुलर एनर्जी के रूप में कन्वर्शन करता है, मतलब एनर्जी मेटाबॉलिज्म में शामिल होता है, एनर्जी जो आपका ट्रांसडक्शन होता है उसमें आपका शामिल होता है, एनर्जी ट्रांसडक्शन में। और यहाँ किस पर था, सिंगल ट्रांसडक्शन में। और जो तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हो, वो आप देख रहे होंगे कि ये क्या करता है, रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है। कैसे, जो जो आपका सरफेस पर प्रोटीन था, याद होगा आपको, उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते थे या एक्सटर्नल प्रोटीन, जो कि आपका लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर था। ये क्या करता है, कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके उनसे जो प्रोडक्ट्स बनता है उसके रेट को एक्टिवेट कर देता है। ये क्या करता है कि जो रॉ मटेरियल था उसको कन्वर्ट कर देता है आपका इंटरमीडिएट मीडियम सबस्ट्रेट में, और कोई एक प्रोटीन जो है इंटरमीडिएट में बदलने में मदद किया, और दूसरा जो आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट में बदलने में मदद करेगा। तो ये जो एक्टिविटी है, देखो ये स्लो एक्टिविटी हो रहा था अकेले में एंजाइम के द्वारा, लेकिन ये प्रोटीन जो है ना वो क्या करेगा, इसको तेजी से कर देगा, क्योंकि ये सब दोनों नजदीक नजदीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से हो जाएगा। ऐसे साइटोप्लाज्म में क्या होता, बड़ा एरिया है साइटोप्लाज्म का, तो ये प्रोसेस क्या होता, धीरे धीरे होता, एंजाइम मिलता,
रिएक्शन 1 हो जाता और कुछ समय गुजरता रहता, इंटरमीडिएट जो है ना वो आपका घूमता रहता, अगर आपका एंजाइम सेकंड मिलता तब आपका जो है ना प्रोडक्ट बनता। मतलब कि समय लगता है इसमें, देखो इसमें ज्यादा समय लगा और यहाँ पर देखिए समय कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो आपका डिफरेंट आपका साइट है कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन पर, वहां पर मौजूद है। तो क्या होगा, जल्दी से इसको पूरा कर देगा, इंटरमीडिएट्स को जल्दी से प्रोडक्ट में बदलने में मदद करेगा, अर्थात रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी भी ये दिखाता है, ये आपको हम यहाँ पर दिखा रहे थे। तो तीसरा फंक्शन भी यहाँ बताए। अब हम अगला फंक्शन इसका अगर बताना चाहेंगे तो अगला फंक्शन देख लो इसमें, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ये क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल बनने में मदद करता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब आपका यहाँ पर है कि ये जो आपका बाहरी जो स्टिमुलस होता है उसको इलेक्ट्रिक वेव के रूप में बदलने में मदद करता है। कैसे बदलने में मदद करता है? जैसे ही कोई आपका टच हुआ या फिर हीट हुआ या फिर जो है ना आपका क्या हुआ, लाइट हुआ, कोई भी स्टिमुलस, चेंज इन इन्वायरमेंट, जैसे ही आपके सेंसरी सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं उस सूचना को वो दे देते हैं किसको, न्यूरॉन को। जैसे ये न्यूरॉन है तो न्यूरॉन पर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में उसको ले जाता है। उसका जो आपका है उसमें 3 चैनल जो होते हैं इसके लिए जिम्मेवार होते हैं, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल। ये दोनों चैनल जो हैं आपका पैसिव रूप में काम करते हैं, लेकिन Na प्लस K प्लस पंप जो होता है ये एक्टिव रूप में काम करता है। मतलब इसमें एनर्जी खर्च होगा, ये दोनों बिना एनर्जी के काम करते रहते हैं। ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन करवाएंगे, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जैसा कि नाम है ये एक्टिव प्रोसेस शुरू करता है, मतलब एटीपी के मदद से सोडियम और पोटेशियम को बाहर अंदर करता है। और इन तीनों के कारण मेनली नॉर्मल रूप में आपके सेल के अंदर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है और बाहरी सरफेस पर सेल मेम्ब्रेन के प्लस चार्ज होता है, प्लस होता है। लेकिन इन तीनों के काम करने के कारण बाहर क्या हो जाता है, निगेटिव, और अंदर हो जाता है पॉजिटिव। तो एक जो है ना एक आपका एक इलेक्ट्रिक वेव शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक वेव ही क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल अंततः सूचना को एक जगह से दूसरी जगह न्यूरॉन को ले जाने में मदद करता है। तो ये जो न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिकल वेव बना पाता है तो किसके कारण बना पाता है, अपने सेल मेम्ब्रेन के कारण बना पाता है। अगर उसके सेल मेम्ब्रेन पर पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप अगर काम नहीं करते तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, और एक्शन पोटेंशियल अगर नहीं होता तो जो आपका नर्व इंपल्स हम लोग कहते हैं कि न्यूरॉन से जाता है वो नहीं जा पाता। तो ये आपको बता रहे थे कुछ एक काम किसका, सेल मेम्ब्रेन का, और कुछ कल बताए थे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप जो है ना वो पूछ लेंगे। यहाँ पर जो हम एक्सोसाइटोसिस या इंडोसाइटोसिस बताए थे उसको थोड़ा सा आगे तो ऐसे पढ़ना है, लेकिन हम यहीं पे थोड़ा सा और उसको डील करना चाह रहे हैं। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में हम जैसे ही पढ़ेंगे इसके बाद सेल वॉल, उसके बाद हमको पढ़ना है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमको 2-3 चीज पढ़ना है। एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, दूसरा गोल्जी बॉडी पढ़ना है, तीसरा लाइसोसोम पढ़ना है, चौथा वैक्यूल पढ़ना है। ये 4 प्रमुख हैं। तो इसमें से गोल्जी बॉडी जो है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं, गोल्जी बॉडी को। हाँ, और ये है आपका गोल्जी बॉडी है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और थोड़ा सा हम चाहें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो आपका ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में आप देख रहे होंगे कुछ एक जो गोल्जी बॉडी का हिस्सा है उस पर आपको दाना दाना जैसा कुछ ग्रेनुल्स मिल रहा है, इसी को राइबोसोम कहते हैं। देखो राइबोसोम चिपका हुआ है। होता क्या है कि राइबोफ्लोरिन जो है ना प्रोटीन पाया जाता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स होता है उसके चलते राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। और वो क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स को बनाता है। वो प्रोटीन्स जो है ना
वो आपका अंततः मेम्ब्रेन के साथ मिलकर, किसके मेम्ब्रेन के साथ, इसके मेम्ब्रेन के साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ, ये सब के सब प्रोसेस किस पर हो रहा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर। ऐसे जब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको फिर से बताएंगे, लेकिन हाँ वहीं पर बता देंगे, इसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत होगा। आप लोग में से अधिकांश लोग जो है ना, इस फिर से हम लास्ट में बोलते कह रहे हैं कि प्रत्येक जो सेल वाल होता है वो मुख्यतः प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, फंगस सेल में और अलगल सेल में। सेल वाल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में आपका अगर सेल वाल का बात करेंगे तो सेल वाल आपका 3 लेयर का बना होता है। जो सबसे पहला लेयर होता है उसका नाम है मिडिल लेयर। जैसे एक सेल था, एक सेल से दूसरा सेल बनना है, एक प्लांट सेल से दूसरा नया प्लांट सेल बनना है, तो सबसे पहला लेयर कौन बनेगा, मिडिल लेयर, ध्यान रखिएगा। और ये जो मिडिल लेयर है इसी को बोलते हैं मिडिल लैमिला। ये जो मिडिल लैमिला है वो क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर होता है जो एक से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़ कर रखता है। जैसे आपका जो दीवार होता है, वाल होता है, उसमें जो ईंट होते हैं आपस में जुड़े होते हैं सीमेंट के लेयर से, उसी तरह से जो प्लांट सेल्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं किस लेयर से, मिडिल लैमिला के लेयर से। और ये जो मिडिल लैमिला लेयर है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टिन का बना होता है, अर्थात इसका नेचर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट होता है। पेक्टेट इसका नेचर होता है, मतलब उसका ये बना होता है। अब ये जो सेल वाल है, सेल वाल की स्थिति जो है ना, सबसे पहला जो आपका लेयर बना वो कौन बना, मिडिल लेयर। उसके बाद जो लेयर बनेगा दूसरा, उसका नाम है प्राइमरी सेल वाल। तो सबसे जो है ना वो फर्स्ट आपका बन गया प्राइमरी सेल वाल। अब प्राइमरी सेल वाल के बाद अगर बनेगा कोई लेयर तो उसके अंदर बनेगा, जैसे मिडिल लेयर के, मिडिल लैमिला के अंदर बना कौन, मिडिल लैमिला यहां था, उसके अंदर बना प्राइमरी सेल वाल। उसी तरह से नया अगर सेल वाल बनना होगा तो उसके अंदर बनेगा, तो सेकेंडरी सेल वाल हमेशा प्राइमरी सेल वाल के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म की तरफ, है ना, प्रोटोप्लाज्म की तरफ। और अगर जो है ना फिर इसमें अगर सेकेंडरी सेल वाल बनना होगा तो और अंदर होगा, टर्शियरी सेल वाल बनना होगा तो और अंदर होगा। अर्थात सबसे अंदर अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उसके बाद कौन होगा, सेकेंडरी सेल वाल या टर्शियरी सेल वाल। सेकेंडरी सेल वाल के बाहर कौन होगा, प्राइमरी सेल वाल। और प्राइमरी सेल वाल के बाहर कौन होगा, मिडिल लैमिला होगा। चारों तरफ मिडिल लैमिला होगा क्योंकि चारों तरफ सेल्स जुड़े हुए हैं इसके। लेकिन कोई सेल जिसमें केवल एक ही सेल वाल होता है उसको थिन वाल्ड बोलते हैं, और अगर किसी में एक से ज्यादा सेल वाल हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो उसको थिक वाल्ड सेल्स कहते हैं। सामान्यतः सेकेंडरी सेल वाल जो होता है वो इम्परवियस होता है, परवियस होता है। इम्परवियस का मतलब अपारदर्शक, जिससे आ जा नहीं सके कोई चीज। इसके कारण ये, जबकि ये कैसा होता है, परमिएबल होता है, परमिएबल, परमिएबल होता है। तो जैसे ही ये बन जाता है थिक वाल सेल जो होता है वो आपका कैसा हो जाता है, डेड हो जाता है, क्योंकि वो आने जाने नहीं देता मटेरियल्स को। लेकिन थीन वाल जो होता है, चूंकि आपको बताया कि प्राइमरी सेल वाल होगा, थीन वाल मतलब यहां पर कौन होगा, केवल प्राइमरी सेल वाल होगा। और प्राइमरी सेल वाल कैसा होता है, परमिएबल होता है। इसलिए ऐसे जो सेल्स होते हैं सामान्यतः वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो लिविंग सेल जो होते हैं सामान्य रूप में प्लांट में वो या तो थीन वाल्ड होते हैं या पार्शियली थिक वाल्ड होते हैं। पूरी तरह से अगर थिक वाल्ड हो जाएगा तो आपका सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अब कुछ एक हम फिगर से इसको देखते हैं, हाँ, और उसके बाद आपको लिखवा दो। देखिए अभी जो हम सेल वाल में लिखे, क्या लिखे, ये नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का काम करता है यूकैरियोटिक सेल्स में। जो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में ये आपका नॉन लिविंग, रिजिड, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है।
किसको छोड़कर? एनिमल सेल्स को छोड़कर। एनिमल में ये नहीं रहता है। प्लस ये रहता कहाँ है? ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। ये बना किसका होता है? तो अलग अलग जो ऑर्गेनिम्स हैं उनके सेल में ये अलग अलग प्रकार का होता है, मटेरियल्स का बना होता है। जैसे हम बात करते हैं अगर फंगल सेल में, तो फंगल सेल में अगर हम बात करें तो ये काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है? एक नॉन सेलुलोजिक पॉलीमर है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का हम लोग सेल वॉल पढ़े थे कि वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ था। और पेप्टिडोग्लाइकन जो था वो दो आपका जो क्या बोलते हैं, दो जो आपका शुगर मॉलिक्यूल था उसका आपका पॉलीमर था। एक का नाम नाग था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और दूसरा का नाम था नाम, है ना, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों के एक दूसरे के बाद अल्टरनेट रूप में सजने से वो बना था पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन ये जो फंगल सेल है उसमें काइटिन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाग का होमोपॉलीमर होता है। मतलब कह सकते हो कि जो फंजाई सेल है वो बैक्टीरिया के नजदीक है। और माना यह जा रहा है कि बैक्टीरिया जब आया होगा इस पृथ्वी पर, बैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ होगा और उससे यूकैरियोट्स बने हैं। तो यूकैरियोट्स बनने के समय उसका सबसे नजदीकी जो यूकैरियोट्स रहा होगा वो फंजाई था। और इसीलिए वो जो आपका म्यूटेशन हो गया होगा और म्यूटेशन होने के कारण नाम यहां से हट गया, नाग बच गया। तो हम फिर से बोल रहे हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोट था। प्रोकैरियोट से जो यूकैरियोट्स बने हैं, मतलब वैसे सेल बने जिनमें न्यूक्लियस होता है, तो उनमें आपका सबसे पहला शायद सेल जो है फंजाई का बना होगा। और वो जब बना होगा तो उसका सेल वॉल इसमें था, लेकिन नाम नहीं था, केवल नाग बचा। और उसी के पॉलीमर को, होमोपॉलीमर को हम क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते इन फंगल सेल में। फंगल सेल या अलगल सेल में, इन अलगल सेल में अगर बात करते, अलगी में बात करते हैं, तो ये मेनली सेलुलोज फाइबर्स का बना होता है जिस पर ग्लैक्टन्स पाए जाते हैं, मैनन्स पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट सबसे प्रमुख है। ठीक है, तो अलगल सेल जो था वो आपका सेलुलोज फाइबर्स का बना हुआ है। उसमें जो ढांचा है ना सेलुलोज फाइबर्स का, जैसे छत का जो ढांचा है वो किसका बना होता है? तो वो रॉड का बना होता है, आयरन रॉड का, और उस पे कंक्रीट भरा जाता है। उसी तरह से जो अलगल सेल वॉल होता है उसका जो ढांचा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो स्केलेटन होता है वो सेलुलोज फाइबर्स का बना होता है, जिस पर ग्लैक्टन्स, मैनन्स और कुछ एक जो है ना मिनरल्स सजे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के रूप में। अगला है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में भी सेलुलोज फाइबर्स होता है, फाइबर्स धागा होता है। उसी तरह से जिस तरह से स्केलेटन हम देखते हैं किसमें? आपका फंगल सेल में, या फिर आपके छत वगैरह में हम लोग देखते हैं वो आपका रॉड का जो है ना वो स्केलेटन, उस तरह का स्केलेटन होता है। और उस पर हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन, हाँ, और तो और लिग्निन, कुछ एक प्रोटीन्स, लिपिड और H2O पाया जाता है। तो तीनों का तीनों जो है उसका जो नेचर है आपका, उसका जो आपका कंपोजिशन है सेल वॉल का, वो अलग अलग हो गया। और अलग अलग में देख लीजिए, अलगी जो है वो प्लांट के ज्यादा नजदीक है, जबकि वो आपका जो फंजाई है वो आपका बैक्टीरिया का ज्यादा नजदीक है। इसमें एक दो बात जो है ना वो हम आपको बताएंगे, अलग करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में अलग करना चाहेंगे। तो एक सब हेडिंग थोड़ा सा आ जाते हैं, नोट करके हम नोट कर ले। तो नोट से हम देखते हैं, नोट क्या है यहाँ पर? प्राइमरी सेल वॉल जो होता है डिमिनिश्ड होता है मैच्योर सेल में। मतलब जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है प्लांट सेल का, वो धीरे धीरे जो है ना वो आपका कम हो जाता है, उसका जो विकास है वो नजर नहीं आता, वो आपका जो है ना पतला होता जाता है या कमजोर होता जाता है। जो सेल वॉल होता है
या सेल वॉल मटेरियल वो किसी भी सेल वॉल के अंदर से लगता है, मतलब फर्स्ट लेयर जो है उसके अंदर लगेगा, मतलब प्राइमरी वॉल के अंदर लगेगा। अब चाहे तो नया सेल वॉल हो या नया सेल वॉल मटेरियल हो, जब भी जुड़ना होगा तो फर्स्ट लेयर के अंदर जुड़ेगा वो। और किसी भी सेल वॉल का सबसे फर्स्ट लेयर कौन होता है? मिडिल लैमेला होता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लेयर कौन होता है? मिडिल लैमेला। हाँ, जबकि पहला सेल वॉल कौन होता है? प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा जो अंदर का जो होता है वो अंदर की तरफ कौन होगा? सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल जिसको फर्स्ट डिग्री सेल वॉल भी बोल रहे थे, सेकेंडरी सेल वॉल जिसको सेकेंड डिग्री सेल वॉल बोल रहे थे, दोनों में क्या अंतर है? ये समानता यंग प्लांट सेल में पाया जाता है और ये मैच्योर प्लांट सेल में पाया जाता है, तथा 3 लेयर में होता है। ये जो आपका सेल सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो खुद कितना लेयर में होता है? 3 लेयर में होता है, लेयर्स होता है उसका, S1 S2 और S3 लेयर्स के रूप में। ये जो आपका प्राइमरी सेल वॉल होता है वो उसमें स्ट्रेच हो सकता है थोड़ा, वो जो है ना एक्सटेंसिबल होता है, तो एक ग्रोथ कर सकता है, इसमें ग्रोथ होता है। लेकिन ये जो आपका सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो इन एक्सटेंसिबल होता है या नॉन एक्सटेंसिबल होता है, तो उसमें आपका एक्सटेंसिव वो आपका फैल सिकुड़ नहीं सकता, मतलब कि उसमें ग्रोथ का बात नहीं आता है। क्या बोले कि मैच्योर सेल में डिमिनिश हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त जैसा हो जाता है, जबकि ये जो मैच्योर सेल है उसमें आपका सेकेंडरी सेल वॉल डिमिनिश नहीं होता बल्कि वेल डेवलप आपको नजर आता है। नेक्स्ट बात है कि इसमें जो है ना सेलुलोजिक जो फाइबर्स होता है उस पर काफी मात्रा में पेक्टिन जमा होता है, जबकि इसमें अगर आएंगे सेकेंडरी सेल वॉल में तो पेक्टिन का कंसंट्रेशन काफी कम होता है। इसमें लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन समान रूप से प्राइमरी सेल वॉल में नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में आपका लिग्निन और सुबेरिन काफी मात्रा में जमे होते हैं या पाए जाते हैं। और लिग्निन और सुबेरिन के कारण ही ये कैसा हो जाता है? इम्परवियस हो जाता है, और इम्परवियस होने के कारण सामान्यतः सेकेंडरी सेल वॉल बनने से सेल कैसा हो जाता है? डेड हो जाता है। एक पॉइंट ये भी हो सकता था कि इसमें सेल क्या होता है? एलाइव रहता है, जीवित रहता है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल बनने पर सेल जो है ना वो मर जाता है, डेड कर जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसका सेकेंडरी वॉल इम्परवियस हो जाता है। नेक्स्ट जो है मिडिल लैमेला का बात करते हैं। ये भी सेल वॉल में जो आपका लेयर था उसका हम बात कर रहे थे। मिडिल लैमेला जो होता है फॉर्मलेस, थीन स्टिकी, थीन होता है, स्टिकी चपचपा, एमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर होता है, जो कि दो जो आपका एडजेसेंट सेल है, मतलब जो सटा हुआ सेल्स हैं, उनके प्राइमरी सेल वॉल के बीच में पाया जाता है और उनको आपस में जोड़ता है, जोड़ के रखता है। अर्थात प्लांट टिश्यू जो बनता है वो प्लांट सेल से, तो उसको प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो प्लांट सेल को आपस में जोड़ने का काम मिडिल लैमेला करता है। मिडिल लैमेला जो है ना वो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ देता है, और ये खुद बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेन का या पेक्टेट का। तो ये आपको कुछ बात यहाँ पर हम दिख रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक बात आप आइए, अभी हम देख रहे हैं, दो सेल्स देख रहे हैं, एक आपका प्लांट सेल है और एक आपका एनिमल सेल है। दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है आपका? ये जो एनिमल सेल है समांतर स्फेरिकल है या गोलाकार है, क्योंकि इसका जो आपका बाहरी जो लेयर होता है जो नजर आपको आ रहा है वो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते। जबकि ये जो आप देख रहे हैं प्लांट, उसको देख रहे हो, प्लांट सेल है जो कि उसको देख रहे होंगे एकदम जो है ना आपका इसका जो शेप है वो एकदम फिट है, मतलब एकदम जो है ना डिफिनिट है, और लग रहा है कि बाहर से दीवार से वाल से घिरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यही है सेल वॉल। आउटर मोस्ट जो लेयर यहाँ पर देख रहे हैं जो इसको घेर के रखे हुए है, ये है आपका सेल वॉल। तो दोनों में अंतर अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो एक सबसे बड़ा अंतर है कि प्लांट का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है जो उसको डिफिनिट शेप देता है, जबकि एनिमल का जो सेल है
उसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि देखिए कहीं कहीं पे बल्ज आउट हुआ है, इसमें सेल मेम्ब्रेन अंदर है। और देखिए न्यूक्लियस दोनों है, हम यूकेरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस दोनों में है। और ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ देख रहे होंगे आप, ये फैला हुआ आपका कुछ गद्दा नुमा रचना नजर आ रहा है, नली नुमा रचना आपको नजर आ रहा है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम दोनों में कई स्ट्रक्चर समान होंगे, कई स्ट्रक्चर होंगे जो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये जो बीच में भरा हुआ नजर आ रहा है आपका, ये आपका प्रोटोप्लाज्म है। इसमें भी जो भरा हुआ जैसा नजर आ रहा है वो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है, जिसमें न्यूक्लियस है। लेकिन इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा किनारा की तरफ है, क्योंकि इसमें जो आपको ये नजर आ रहा है ये आपका वैक्यूल है, बड़ा सा वैक्यूल है। और इसमें भी आपका ये गोल्जी बॉडी नजर आ रहा होगा, और ये जो हरा जैसा नजर आ रहा है चारों कोनों, चार कोनों पर ज्यादा नजर आया होगा, एक यहाँ भी है। ये जो आपका है, ये आपका स्पिंडल शेप जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। फिर ये जो रंगीन नजर आ रहा है थोड़ा सा पिंक जैसा, ये पिंक पीला या पिंक जैसा, हल्का पिंक इसमें पीला है और इसमें थोड़ा पिंक जैसा नजर आ रहा है, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में सेम है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं सेल वॉल का बात करते हुए, तो सेल वॉल में हम देख रहे हैं कि सेल वॉल 3 सेल में है, अलगल सेल में, और तो और प्लांट सेल में, और फंगल सेल में। लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं था। हम जब इससे आगे बढ़े तो देखते हैं कि जो आपका फंगल सेल था उसका बना होता है काइटिन का, जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा था। काइटिन का जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम यहाँ पर दिखाए हैं। ये देखिए पॉलीसेकेराइड से एन, सॉरी पॉलीमर है ना, एन पॉलीसेकेराइड से, हाँ, और उसमें भी पॉलीमर है, किसका, नाग का। ये एन 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 है, मतलब कई होंगे ऐसे जुड़े हुए, और कैसे जुड़ते हैं देख लीजिए, एक नाग है, ये भी नाग, ये भी नाग। जबकि हम इसके पहले जस्ट देखे थे कि उसमें जो है ना नाग और नाम था, है ना, नाग था नाम था, अल्टरनेट एक के बाद एक। किसमें, आपके बैक्टीरिया वाले में, केवल इसमें नाम हट गया, नाग जो है ना अल्टरनेट में आ गया, और ये आपका इसका ऐसा नजर आ रहा है। अब अगर हम अलगल सेल और प्लांट सेल का बात करें तो दोनों में समान होता है। आपका जो सेल वॉल होता है नेचर में, दोनों में सेलुलोज का फाइबर्स होता है। देखिए ये सेलुलोज फाइबर्स है, और यहाँ पर हम सेलुलोज फाइबर्स को एक को बाहर निकाले हैं, और वो जो सेलुलोज फाइबर है वो आपका देखिए पहले तो पॉलीमर बना है ग्लूकोज का, ये जो है ना ग्लूकोज है उसका पॉलीमर है, चेन के द्वारा देखिए सब जुड़ा हुआ है आपस में, और वो जो है ना फिर धागा के रूप में बन जाता है, और कई धागा आपस में जुड़कर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और अंतर जो है ना वो आपका सेलुलोज का बड़ा फाइबर्स, मोटा फाइबर्स बन जाता है, धागा बन जाता है। तो ये सेलुलोज फाइबर्स को दिखा रहे हैं जो कि आपका दोनों में होता है, अलगल सेल में और प्लांट सेल में, और इसलिए ये दोनों जो है ना समान माने जाते हैं ओरिजिन में, ओरिजिन के समय इनका समान ओरिजिन हुआ होगा। प्लांट सेल वाल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा सेलुलोज है, देख लीजिए आप, है ना, यहाँ पर परसेंटेज दिखाने की कोशिश की गई है आपको कि सेलुलोज जो है ना सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है। उसके बाद का जो परसेंटेज है वो पेक्टिन का होता है, देख लीजिए सबसे सेकंड में पेक्टिन होता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी सेल वाल में जाएंगे तो लिग्निन की मात्रा बढ़ जाएगी, पेक्टिन की मात्रा काफी कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी पेक्टिन की मात्रा। तो ये जो लिग्निन और पेक्टिन की मात्रा है ये आपको प्राइमरी सेल वाल में हम दिखा रहे हैं कि लिग्निन कम होगा, पेक्टिन ज्यादा होगा, न के बराबर लिग्निन होगा, पेक्टिन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिग्निन की मात्रा बढ़ जाएगी, पेक्टिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेमीसेलुलोज जो है वो आपका जो है ना वो भी पाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर हेमीसेलुलोज का भी स्थिति है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तब ये आ जाते हैं किसका, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, और तो और ये जो आपका मिडिल लैमेला था उसका बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये बीच में कुछ आपको डार्क कलर का वो थोड़ा पीला या लाल पीला जैसा कुछ मिल रहा होगा, क्योंकि ये आपको कुछ हद तक खेत जैसा कुछ मिल रहा है। ये जगह मिल रहा है स्पेस, ये जो आपका है खेत जैसा जो कुछ आपको मिल रहा है, और इसका चारों तरफ बाउंड्री जो देख रहे हैं उसमें सबसे बाहर में जो ये आपका लाल जैसा है वो आपका है मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला है, फर्स्ट लेयर हो गया। मिडिल लैमेला के बाद का जो लेयर है सेकंड, ये जो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है ये है
सेकेंड जो मेन लेयर है ये मिडिल लैमेला हो गया, जो कि आपस में सेल को जोड़ के रखे हुए है। और मिडिल लैमेला के अंदर का जो लेयर है वो अब कहलाता है प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल के अंदर भी आप डार्क कुछ लेयर देख रहे होंगे, ये देखिए ये डार्क लेयर है, ये डार्क लेयर है। ये जो डार्क लेयर नजर आ रहा है आपको सब में डार्क लेयर, ये डार्क लेयर आपका सेकेंडरी सेल वाल है। ये जो प्राइमरी सेल वाल होता है वो काफी पतला होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जबकि सेकेंडरी सेल वाल जो होगा वो आपका टफ होगा। हम वो जो मिडिल लैमेला आपको बता रहे थे उस मिडिल लैमेला को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो पीला जैसा आपको एलोइस जो नजर आ रहा है ये है आपका है मिडिल लैमेला। हाँ, ये आपको जोड़ के ये जो सेल्स हैं इन सब सेल्स को आपस में जोड़ के रखे हुए हैं। और मिडिल लैमेला जो है ना वो आपका सीमेंटिंग लेयर कहलाता है इसी कारण से। उसके बाद देखिए सबसे अंदर का जो लेयर है थर्ड, ये तो सबसे बाहर हो गया मिडिल लैमेला, सेकेंड हो गया प्राइमरी सेल वाल या प्राइमरी वाल, और जो सबसे अंदर का है वो है सेकेंडरी वाल या सेकेंडरी सेल वाल। अब देखो सेकेंडरी सेल वाल जो होता है देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बाहर मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वाल और उसके बाद सेकेंडरी सेल वाल का बात कर रहे थे। सेकेंडरी जो सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल को अगर हम देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो आपका 3 लेयर में वो भी होता है। सेकेंडरी सेल वाल जो है ना उसमें भी कई लेयर्स का बात होता है, जबकि 3 लेयर्स होता है। सबसे बाहर का लेयर उसमें S1, उसके अंदर का लेयर है S2 और सबसे अंदर का लेयर है S3। तो सेकेंडरी वाल में भी 3 लेयर होता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और उसमें आएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो कि थोड़ा इसके बाद आएंगे। तो सेल वाल जो है वो करीब करीब आपको जो है यहाँ पर हम क्लियर कर दिए कि सेल वाल कैसा होता है। लेकिन इसमें हम कुछ बात और आपसे करेंगे, पीट्स का बात करेंगे अभी हम आपसे, और पीट्स के साथ साथ एक और बात करेंगे और वो बात होगा आपके साथ मिडिल ये प्लाज्मोडेस्माटा का बात करेंगे। तो हम बात करते हैं अभी आपसे पीट्स का। पीट्स पर आ जाते हैं। पीट्स क्या, अब हम आ रहे हैं पीट्स का बात कर रहे थे। पीट्स किसको कहते हैं? जो थिकेंड वाल वाला सेल है, मतलब कि थिक वाल सेल्स है, मतलब वैसा सेल जिसमें प्राइमरी सेल वाल के साथ साथ सेकेंडरी सेल वाल भी है। अगर उसमें कहीं पर सेकेंडरी वाल नहीं रहता है तो उस जगह को, उस साइट को जहां सेकेंडरी वाल न रहे, अनथिकेंड एरिया बोलेंगे और उसको हम बोलेंगे पीट्स। तो पीट्स क्या है? वो जगह थिक सेल में जहां पर सेकेंडरी सेल वाल नहीं रहता है, केवल प्राइमरी सेल वाल रहेगा और मिडिल लैमेला रहेगा। देखिए यहां पर केवल प्राइमरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल नहीं है, तो इसको बोलेंगे पीट्स। एकदम ध्यान में रखना है कि ये आपका हो गया पीट्स। पीट, तो एक सेल में कई पीट हो सकता है और पीट जो है ना वो क्या करता है, एक्सचेंज में मदद करता है ना। इसका फंक्शन का बात हम करेंगे, लेकिन पहले आगे बढ़ जाते हैं। अगर दो लगातार सेल्स हैं और उनके पीठ आमने सामने, जैसे ये देखिए ए सेल हो गया, ये बी सेल, दोनों के पीठ आमने सामने हैं, अपोजिट टू ईच अदर है, तो ऐसे पीट्स को एक साथ हम पीट पेयर कहते हैं। पीट पेयर जो है ना वो किसमें पाया जाएगा, एक सेल में कि एक से ज्यादा सेल में? तो एक सेल में कभी भी पीट पेयर का बात नहीं करेंगे, एक में पीट का बात करेंगे। पीट्स होगा 1 2 3 4 5 पीट्स हो सकते हैं, लेकिन पेयर जो है ना वो पेयर सेल में बात करें, एक से ज्यादा सेल में पीट पेयर्स होगा। पीट पेयर्स 2 तरह का हो सकता है, एक सिंपल पीट पेयर और एक स्वेलन पीट पेयर, जिसमें बॉर्डर बना होता है, तो इसको कहते हैं बॉर्डर पीट पेयर। सिंपल पीट पेयर जो होता है उसमें जहां पर सेकेंडरी सेल वाल का डिपोजिशन नहीं होता है वहां पर कोई भी स्वेलन नहीं पाया जाता। लेकिन जो बॉर्डर पीट पेयर होता है वहां पर क्या होता है, स्वेलन हो जाता है जहां पर सेकेंडरी सेल वाल नहीं आपका कंप्लीट हो पाया है, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा उसको हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा उस और स्वेलन हो जाएगा तो उसको कहेंगे बॉर्डर पीट, है ना। डिसकंटिन्यूअस क्या हुआ, थिकनिंग हुआ है, डिसकंटिन्यूअस ऊपर है जगह नहीं है, डिसकंटिन्यूअस जो है ना वो आपका क्या हुआ है, थिकनिंग हुआ है।
ये डिसकंटिन्यूअस थिकनिंग है, या डिस क्यों होता है ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल का जो आपका फॉर्मेशन है डिसकंटिन्यूअस हुआ है, इसी के कारण पीट्स बनता है। अब पीट्स का काम क्या है, इसका ये क्या करता है, तो इसका फंक्शन का अगर बात करेंगे तो क्या मदद करेगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स और किसके थ्रू, भाया यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा बना लेता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा। तो क्या है प्लाज्मोडेस्माटा, आगे देखते हैं। फिलहाल यहां पर हम इसका पीट्स को क्लियर कर लेते हैं। पीट्स एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि वैसा आपका प्लांट सेल जो थिक वाल्ड हो, लेकिन लेकिन उसमें आपका अगर डिसकंटिन्यूअस बना है सेकेंडरी सेल वाल, तो क्या होता है आपका जो आपका जहां जहां उस साइट पर आपका सेल सेकेंडरी सेल वाल नहीं पाया जाता है, उस साइट को पीट्स कहते हैं। और अगर दो सेल के बीच दोनों सेल में या दो से अधिक प्लांट सेल में आमने सामने अगर होगा वो साइट, तो उसको बोलेंगे हम क्या, पीट पेयर्स। पीट पेयर्स आपको बताया कि पीट पेयर जो है ना वो आपका दो प्रकार का होता है। एक सिंपल पीट का मतलब है कि जहां स्वेलन नहीं हुआ है पीट के जगह पर, और अगर पीट जहां बना है वहां स्वेलन हो जाए तो उसको बोलते हैं बॉर्डर पीट। अब ये जो बॉर्डर पीट जिसमें पाया जाता है, देखा जाता है कि उसमें कई बार जो मिडिल लैमेला होता है वो आपका स्वेलअप कर जाता है और उसको टोरस कहते हैं। ये जो टोरस होता है सब में नहीं होता है। टोरस जो है ना मुख्यतः आपका जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, लेकिन आपका हम लोग में जो एंजियोस्पर्म है उसमें ट्रैकिस वगैरह में भी आपका ये पाया जाता है बॉर्डर पीट, लेकिन समान रूप में टोरस नहीं पाया जाता है। टोरस वाला जो आपका बॉर्डर पीट है वो कॉमन है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। अर्थात बॉर्डर पीट जो होता है वो कॉमन है जिम्नोस्पर्म में। और हम इसको देख कहां सकते हैं, हम ट्रैकिस में देख सकते हैं, जाइलम का। इसका काम क्या हो गया, मटेरियल्स का एक्सचेंज करना अगल बगल के सेल्स के, और किसके मदद से, प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करके। तो अगला हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। साइड ये जो आपका प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो थिक वाल जो सेल्स होते हैं, मतलब वैसे सेल्स जिनका आपका सेल वाल ठीक हो गया है, उनमें पीट पेयर के बीच में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। और वो जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के कारण जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बन जाता है उसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्टिविटी है साइटोप्लाज्म का दो एडजेसेंट थिक वाल्ड सेल्स में, है ना। प्लाज्मोडेस्माटा कॉमनली कहां मिलेगा, प्लांट सेल में आपको पाया जाता है। तो थोड़ा सा प्लाज्मोडेस्माटा में अब लिख लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में क्या बता रही है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, साइटोप्लाज्म का स्ट्रैंड है जो कि पाया जाता है किसके बीच में, तो पीट पेयर जो होता है पीट पेयर जो होता है उसमें पाया जाता है, किसके बीच में, आपका एडजेसेंट सेल के बीच में। अर्थात कह सकते हो कि ये लिविंग कंपोनेंट होता है वाल में। दीवाल जो होता है सेल का जो सेल वाल होता है उसमें का ये लिविंग कंपोनेंट है। अब ये जो है ना करता क्या है, तो एडजेसेंट जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके सेल वाल के उनके साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है पीट साइड पर, और ये मुख्यतः इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनाया हुआ होता है। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके निर्माण में प्रमुख रूप से शामिल होता है, उसका मुख्य रोल में एक आता है ये किसको बनाना, प्लाज्मोडेस्माटा को बनाने का काम वो करता है। नेक्स्ट है कि जो प्रत्येक प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो आपका लाइंड होता है किससे, तो वो आपका देखिए ये प्लाज्मो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा होगा, जो जो सेल आपस में मिल रहा है ना उसके बीच में ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, और प्लाज्मोडेस्माटा से होकर आराम से पार कर रहा है वो। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना दो सेल
जहां पर मिलता है उसके पीट्स के पास जो है ना वो आपस में वहां पर वो ज्वाइंट्स के पास जो है सो वो साइटोप्लाज्म का स्ट्रैंड होता है, इसको बोल रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा जो है इसमें कई फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये डेस्मोट्यूब्यूल्स को दिमाग में रखिएगा। डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या है? फाइन ट्यूब्यूल्स है जो कि पाया जाता है किसमें? तो आपका प्लाज्मोडेस्माटा में। अब ये बनाता क्या है? सीम प्लास्टिक पाथवे बनाता है। सीम प्लास्टिक पाथवे क्या है? किसी भी सेल्स के बीच से जो आपका जाने वाला पाथवे होता है उसको सीम प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। जबकि सेल के बीच से, सेल के विदिन से नहीं, बिटवीन से, ये जान लीजिएगा ये क्या है? विदिन है। हाँ, विदिन ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सुधारना चाहेंगे। ये विदिन लिखिए सेल साइटोप्लाज्म से, और ये बिटवीन है, बिटवीन सेल वॉल, है ना। तो एपोप्लास्टिक दो सेल के बीच से जाता है पाथवे, जबकि सीम प्लास्टिक जो होता है सेल के अंदर से होकर जाता है। जैसे ऐसे समझ लो, आपके घर में भी क्या होता है, एक रूम से दूसरे रूम में जाने का रास्ता होता है। ऐसा रास्ता हम लोग गलियारा बनाते हैं, जिससे क्या हुआ, एक गलियारा से जो जाते जा रहे हैं अगला रूम में घुसते चले जा रहे हैं, उससे एक दूसरे रूम में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो फ्लैट आजकल का बनता है उसमें क्या होता है, एक रूम में घुसिए, उससे दूसरा रूम में, दूसरा रूम से तीसरा रूम में, तो ये क्या हो जाएगा? सीम प्लास्टिक पाथवे है। हाँ, एक रूम से दूसरा रूम, दूसरा रूम से तीसरा रूम, ऐसे जो आपका पाथवे है, रास्ता है, ये सीम प्लास्टिक पाथवे है। लेकिन अगर हम अलग अलग रास्ता से घुसेंगे अलग अलग रूम में, तो ये क्या हो जाएगा? एपोप्लास्टिक पाथवे। रूम के बीच से एक रास्ता है, तो ये हो जाएगा एपोप्लास्टिक पाथवे। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में? तो ये सीम प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे, या आपको प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बता रहे थे। प्लाज्मोडेस्माटा समाप्त हो गया यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। थोड़ा सा लिख देते हैं उसको क्या क्या होता है, और नेक्स्ट डे देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। रियली में ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए रचनाएं होती हैं या हैं, और आपस में फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होती हैं या कोरिलेटेड होती हैं। फंक्शन के लिए आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ऐसे इनको समान रूप में लोग गर्ल भी कह देते हैं। ठीक है, गर्ल, गोल्जी बॉडी, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गर्ल, लाइसोसोम हो गया। यहां पर तीनों को, इन तीनों को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी बॉडी को और लाइसोसोम को एक साथ हम लोग गर्ल भी कह देते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ये फंक्शनली जो है ना चारों रिलेटेड होता है एक दूसरे के साथ। वैक्यूल भी इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको यहाँ पर हम सामान्य रूप में गर्ल भी कह देते हैं। ऐसे लिख देते हैं आपको, इसमें हो जाएगा गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुलम, और कौन हो गया? लाइसोसोम। तो चूंकि तीनों जुड़ा हुआ है इसलिए तीनों को एक साथ हम, लाइसोसोम भी जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम तीनों को क्या कहते? गर्ल कह देते हैं। लेकिन अब जो देखा गया है उसके अनुसार वैक्यूल भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वैक्यूल भी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, और वो जो है फंक्शनली इनके साथ कोरिलेटेड नहीं होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसलिए इन तीनों को इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हम भाग नहीं कहते हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग मुख्यतः चार ही माने जाते हैं, ER, GB, L और V। ER, GB, L और V। तो नेक्स्ट डे जो क्लास होगा उस दिन हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, ER को देखेंगे।